गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, विश्व में जो परिवहन के जो साधन हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक एमए सेकंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो आदिकाल से आज तक विश्व में विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों का विकास हुआ है। प्राचीन काल में जब यांत्रिक परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य एवं पशु परिवहन के साधन थे। सर्वप्रथम प्राचीन काल में मानव स्वयं ही अपना बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता था। बाद में जब मानव ने कुछ पशुओं को पालतू बनाया, तब पशु ही परिवहन के प्रमुख साधन हो गए। तत्पश्चात पशु गाड़ी और परिवहन होने लगा। आज भी प्रारंभिक अर्थतंत्रों में इस प्रकार के परिवहन के साधनों का बहुत महत्व है। आज भी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्वयं मनुष्य परिवहन का साधन है तथा मरुस्थलों में ऊंट और पर्वतीय क्षेत्रों में टट्टू तथा खच्चर सर्वप्रमुख परिवहन के साधन हैं। परंतु सब मिलकर विश्व में इस प्रकार के परिवहन का महत्व नगण्य हो गया है। परिवहन के आधुनिक साधनों, मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों, विशाल जलपोतों एवं वायुयानों द्वारा परिवहन किए गए भार, परिवहन की गति तथा परिवहन लागत एवं व्यय की तुलना में परंपरागत परिवहन के साधन बहुत पीछे हैं। अतः विश्व स्तर पर परिवहन के आधुनिक साधन ही महत्वपूर्ण हैं। परंपरागत परिवहन साधनों का महत्व स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर केवल उन्हीं भागों में है जहां अभी आधुनिक साधनों का विकास नहीं हो पाया है या नहीं हो पाएगा। परिवहन के आधुनिक साधनों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है थल परिवहन। इसके अंतर्गत आता है सड़क परिवहन और रेल परिवहन। उसके बाद दूसरा है जल परिवहन, जिसके अंतर्गत आता है आंतरिक जल परिवहन, नहर द्वारा जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। ठीक है। इसके बाद तीसरा है वायु परिवहन। ठीक है। तो हम इन सब के बारे में लाइन से पढ़ते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे विश्व में परिवहन प्रतिरूप। इसके अंतर्गत हम देखेंगे थल परिवहन या लैंड ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सड़क परिवहन। तो विश्व में सड़कों का इतिहास बहुत पुराना है। सभ्यता के आरंभ से ही सड़कों का विकास हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि रोमवासी सड़कों के प्रथम निर्माता थे। इन्होंने सड़कों के महत्व को सर्वप्रथम आंका था। विशाल रोमन साम्राज्य के विभिन्न अंचलों से रोम तक सड़कें बनाई गई थी। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व भारत में द्रविड़ सभ्यता के युग में सड़कों का निर्माण किया गया था। प्राचीन काल में अधिकतर कच्ची सड़कों अथवा पगडंडियों का सहारा लिया जाता था। पक्की सड़कों की संख्या बहुत सीमित थी। इसमें सुधार और वृद्धि मोटर गाड़ी के आविष्कार के बाद ही हुई। आज संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें श्रेष्ठ पक्की सड़कें ना हों। ठीक है। तो अब हम देखेंगे सड़क परिवहन का महत्व। तो सड़क सभ्यता के बीज बोते हैं। इससे सभ्यता का विकास होता है। सड़क परिवहन से औद्योगिक विकास में सुविधा होती है। ये सभी स्थानों पर माल पहुंचा सकती हैं, जिससे उद्योगों को अनुचित केंद्रीकरण के दोषों से बचाया जा सकता है। ठीक है। और तीसरी विशेष महत्व है इसका, यात्री एवं माल ढोने की सुविधा रहती है। यह सबसे सुगम परिवहन का साधन है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं शीघ्र पहुंचाई जा सकती हैं। अब तो प्रशीतित मोटरें चलने लगी हैं जो मांस, मछली, अंडा, फल, सब्जी, दूध आदि वस्तुएं उपभोग केंद्र तक ले जाती हैं। यह राष्ट्रीय एकता में सहायक होती हैं
और गांव तथा नगरों को सड़कें संलग्न करती हैं और पारस्परिक आदान प्रदान को सुगम और सुलभ बनाती हैं। तो अब हम देखेंगे सड़कों का वितरण किस प्रकार हुआ है। विश्व के प्रायः सभी देशों में पक्की सड़कें मिलती हैं। कुछ विकसित राष्ट्रों में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के देश अग्रणी हैं तथा यही देश मोटर कारों एवं व्यापारिक गाड़ियों की संख्या की दृष्टि से भी सर्वोच्च हैं, जबकि वेनेजुएला, कोलंबिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सूडान, माली, रोडेशिया, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में मोटर कारें एवं व्यापारिक गाड़ियों की संख्या कम है। फलतः सड़कों का अभाव है। ठीक है, तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, ब्राज़ील, कनाडा और जापान में विश्व की 1/4 सड़कें जो हैं वो स्थित हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा सड़क परिवहन का विकास कहाँ पे हुआ है। तो विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल संयुक्त राज्य अमेरिका में बिछा हुआ है। यहाँ सड़कों की कुल लंबाई 67,20,000 किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का 10.5% है। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ भी इस देश में चलती हैं। अधिकांश सड़कें देश के पूर्वी भाग में मिलती हैं। यहाँ के कुल परिवहन का लगभग 53% सड़क परिवहन से होता है। इस देश के औद्योगिक विकास में इन सड़कों का बहुत बड़ा योगदान है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आता है स्थान यूरोप का। तो यूरोप के पश्चिमी देशों में सड़कों का निर्माण सर्वाधिक हुआ है। यहाँ विश्व की कुल सड़कों की लंबाई लगभग 1/5 भाग मिलता है। यहाँ सबसे अधिक सड़कें फ्रांस में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड आदि देशों में भी सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास हुआ है। इसके बाद स्थान आता है रूस का। पूर्व सोवियत संघ में विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 9.8% भाग पाया जाता है, जिसका 3/4 भाग जो है यूराल पर्वत के पश्चिम भाग में है, जहाँ यहाँ सड़कों का घनत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग के बराबर है। देश के विघटन के बाद अब यहाँ मात्र विश्व की 2.2% सड़कें ही पाई जाती हैं। ठीक है, अब चीन, भारत और ब्राज़ील में सड़कों का विकास तेज़ी से हुआ है, जिसके कारण ये दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आ गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि सड़कों के विस्तार के साथ इन पर चलने वाले मोटर वाहनों की संख्या में भी तेज़ी से वृद्धि हुई है। अब इसके बाद स्थान आता है एशिया का। एशिया महाद्वीप में सड़कों का विकास गत 4 शताब्दियों से अधिक हुआ है। यहाँ एशियाई रूस को छोड़कर विश्व की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 35% भाग मिलता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपियन यूनियन में लगभग बराबर हैं। यहाँ सबसे अधिक पक्की सड़कें भारत में मिलती हैं। भारत में पक्की सड़कों की कुल लंबाई लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है, जो इसकी विशालता और जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम है। एशिया में सड़कों के विकास के आधार पर चीन का दूसरा तथा जापान का तीसरा स्थान है, जहाँ पर क्रमशः 45.8 लाख किलोमीटर एवं 12.1 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। पाकिस्तान में भी सड़कों का तीव्रता से विकास किया जा रहा है, यहाँ भी लगभग 2.6 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। अब अन्य देशों के अंतर्गत हम देखें तो अफ्रीका, ओसनिया तथा लैटिन अमेरिका में सड़कों का विकास बहुत
नगण्य हुआ है। यहाँ विश्व की सड़क की कुल लंबाई का 5% भाग मिलता है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में सड़क विस्तार तेज़ी से हुआ है। अब ये समाप्त हुआ सड़क परिवहन। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेल परिवहन। तो स्थलीय परिवहन में रेल का सर्वाधिक महत्व है। विश्व में प्रति वर्ष लगभग 35% यात्री तथा 48% कच्चा एवं तैयार माल रेल मार्गों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित किया जाता है। विश्व को औद्योगिक स्वरूप प्रदान करने में रेल परिवहन का बड़ा सक्रिय सहयोग रहा है। रेल परिवहन का विकास सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में 17वीं शताब्दी में हुआ। इस शताब्दी में लोहे की पटरी पर चलने वाली गाड़ी का विकास हुआ। इन्हें घोड़ों एवं मानव श्रम से चलाया जाता था। सन 1814 में जॉर्ज स्टीफन के भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार ने रेल परिवहन के आविष्कार की वास्तविक भूमिका को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। वाष्प चलित इंजन में कई सुधार किए, डीजल इंजनों का प्रयोग होने लगा तथा अब बिजली से चलने वाले इंजन प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? रेल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप का रेल मार्गों के निर्माण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। रेलों के लिए समतल धरातल आवश्यक होता है। पहाड़ी भागों में रेल मार्गों का निर्माण कठिन और खर्चीला होता है तथा मार्ग में पड़ने वाली ऊंची पहाड़ियों में सुरंगें बनाकर पार करना पड़ता है। नदियों पर पुल बनाना पड़ता है। ढाल के सहारे गोलाकार मार्ग बनाया जाता है जिससे चढ़ाव या ढलाव हल्का हो जाता है। इस प्रकार रेल मार्ग की लंबाई बढ़ जाती है और निर्माण व्यय भी अधिक होता है। यही कारण है कि ऊंची पहाड़ियों पर रेलें नहीं जा सकती। ये पर्वतपदीय क्षेत्रों में ही समाप्त हो जाती हैं। विश्व में गिने चुने क्षेत्रों में ही पहाड़ियों के ऊपर रेल मार्ग बने हैं, लेकिन ये रेलें छोटी होती हैं तथा सीमित मात्रा में ही यात्री या माल परिवहन करती हैं। नेपाल, भूटान तथा अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों में धरातल की विषमता के कारण ही रेल मार्गों का निर्माण नहीं हो सका है। अब इसके बाद जो दूसरा कारक है वो है जलवायु। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है वहाँ भूमि दलदली हो जाती है, इसलिए वहाँ रेलों के निर्माण में बड़ी कठिनाई होती है। बाढ़ से रेल उखड़ जाते हैं, पुल टूट जाते हैं और स्टेशन भी डूब जाते हैं। जिन प्रदेशों में जलवायु अत्यंत शुष्क होती है, रेल मार्ग बालू मिट्टी से ढक जाते हैं तथा अत्यंत ठंडे प्रदेशों में रेल मार्गों पर बर्फ जम जाने से यातायात अवरुद्ध हो जाता है। अतः जलवायु रेल परिवहन को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है। अब इसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति। घने वनों की उपस्थिति भी रेल मार्गों की दिशा बदल देती है या इसके मार्ग में बाधा पहुंचाती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।